चलिए देखिए आगे। कल बताया था हमने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी। आज समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं। कल हमने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बताया था, उसी को हमें प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। यह आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले ओम्स लॉ लेना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने फार्मूले को लिखना है। चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो कंडक्टर वाला, जो हमने दोनों में बनवाया है, करंट डेंसिटी में और ओम्स लॉ में। दोनों प्रूफ करने में हमने डायग्राम बनवाया था। तो अगर बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं आप तो बना सकते हैं, वरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब ये कभी 2 नंबर में आता है, कभी 3 नंबर में आता है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर आप डायग्राम चॉइस करेंगे। जैसे मान लीजिए 3-4 नंबर में आ गया, छोटा डेरिवेशन है एकदम, तो आप डायग्राम भी बनाएंगे। तो टीचर जो होता है वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो आसानी से नंबर देना नहीं चाहता। अब अगर आप बिना डायग्राम बनाए लगा दोगे तो वो क्या करेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कहो 3 ही नंबर दे, कहो 2.5 नंबर दे दे। तो इस तरह आपको नंबर उससे लेने पड़ेंगे। तो डायग्राम हम बना देते हैं। मान लीजिए जो हमने कल डायग्राम बनाया था, सबसे पहले आपको कंडक्टर लेना है। इसको वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। कंडक्टर की लेंथ को स्मॉल l, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में I, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। इसके बाद में एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर A। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है E एक्सटर्नल, ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। अब डेरिवेशन प्रूफ करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आया था बेटा फॉर्मूला ओम्स लॉ में, V इज इक्वल आई आर। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। V इज इक्वल आई आर। इसके बाद 3rd चैप्टर में आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा था। E इज इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर क्या है, डिस्टेंस, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास लेंथ L है, पोटेंशियल मान लीजिए V है बैटरी का, तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल V बाई L। इसको ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया आपने, तो यहाँ से आप रिमूव करोगे V के टर्म में, तो E इज इक्वल होता है V बाई L। तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू L। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इंटू L। इस V को उठा करके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे या कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। अब फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किया तो ई एल इज इक्वल हो जाएगा आपका आई आर, यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद में रजिस्टेंस का हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था रजिस्टिविटी के टर्म में, आर इज इक्वल रो एल अपॉन ए। इस रजिस्टेंस के फॉर्मूले को आर इज इक्वल रो एल अपॉन ए को आपको यहाँ पे उठा के पुट कर देना है। फॉर्मूला बन जाएगा E इंटू एल इज इक्वल आई इंटू आर की प्लेस पे आप लिखोगे रो एल अपॉन ए। ये आपने लिखा, एल से एल
कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल, फॉर्मूला आ गया आपका I इंटू रो अपॉन ए। अब करंट डेंसिटी की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू करंट डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कल ही बताया था फॉर्मूला J इज इक्वल I बाई ए। अगर दोनों सरफेस के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा और अगर एंगल बन रहा है तो नीचे आ जाएगा A cos थीटा। तो यहाँ पे आपको I बाई ए दिख रहा होगा, I ऊपर है A नीचे है, I बाई ए को आप रिप्लेस करोगे कैपिटल J से, तो आपका फॉर्मूला है E इज इक्वल, यहाँ आपने लिखा I बाई ए इंटू रो, I बाई ए को रिप्लेस करिएगा J से तो ये बन जाएगा फॉर्मूला J इंटू रो। रो को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा E इंटू 1 अपॉन रो इज इक्वल कैपिटल J। ब्रैकेट में फिर से इंडिकेट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल 1 अपॉन रो होता है। सिग्मा क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और रो क्या है? रो है आपका स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। इसको रिप्लेस करिए यहाँ से, इसकी प्लेस पे लिखिए E इंटू रो इज इक्वल J। सीधा करके लिखिए वेक्टर J इज इक्वल सिग्मा क्रॉस वेक्टर E। ये है आपका फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। यही हमने आपको कल समझाया था कि ये जो फॉर्मूला होता है इसी को कहा जाता है, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। क्योंकि I की प्लेस कौन लेता है? कैपिटल J। V की प्लेस कौन लेता है? कैपिटल E। और रजिस्टेंस की प्लेस कौन लेता है? आपकी कंडक्टिविटी। और ये जितनी भी क्वांटिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं ये सब की सब कंडक्टर की कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। V इज इक्वल आई आर में जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो रजिस्टेंस को रिफर होती हैं, यानी उनकी वजह से आपका जो रजिस्टेंस होता है वो या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट डेंसिटी जिस डायरेक्शन में होती है सेम डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी भी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर हम इसको A माने और इसको B माने तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, I की डायरेक्शन है A टू B, डायरेक्शन यहाँ लिख देंगे। और सेम एज इट इज करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या है? A टू B। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जबकि I क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर J क्या है? सॉरी, ये स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो I आपका हो जाता है, बेसिकली होता तो टेंसर है लेकिन हम इसको क्लास 12th में स्केलर कहेंगे, और J आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कन्फर्म होती है, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर आप यहाँ से बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देते हो, इन केस सपोज करिए हमने इस टर्मिनल को कर दिया पॉजिटिव, इसको बड़ी डंडी बना दीजिए, फिर इसको थोड़ी सी छोटी डंडी बना दीजिए, प्लस माइनस, फिर आएगा यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस टर्मिनल, ये हो जाएगा प्लस टर्मिनल। एग्जैक्ट उसी टाइम में जैसे ही आपके बैटरी का टर्मिनल चेंज होगा करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? अभी तक A टू B थी, अब क्या हो जाएगी? B टू A। तो आप इसको फिर से उसी तरह बना लीजिए क्योंकि आपका पूरा डेरिवेशन फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। यहाँ लिखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर आया तो वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ।
आपको ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो आपको मैंने 2 से 3 मेथड बताए हैं उसको प्रूफ करने के, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे उसको प्रूफ करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, जो आपका 2 से 3 नंबर में आएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ कराया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो चौथा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 ही 5 बाकी डिफिनीशन वगैरह और यूनिट डायमेंशन तो किसी की भी पूछ लेता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो आपके क्वेश्चन आएंगे। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी से, वो है आपके किरचॉफ लॉ, और 2 किरचॉफ लॉ हैं, एक है वोल्टेज के लिए और एक है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। चौथा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आने वाला न्यूमेरिकल, जो कि आपका किसी से रिलेट नहीं करता होगा इन सब में से, वो रिलेट करता है केवल और केवल रेजिस्टेंस और किरचॉफ लॉ से। तो इस चैप्टर में जितने भी किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादातर 5 या 6 नंबर में वही न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर से या तो थ्योरी में ओम्स लॉ 5 नंबर में आएगी, या फिर सीधे सीधे 5 नंबर में किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल आएगा। अब थ्योरी आए चाहे ना आए, एक लॉन्ग में इस चैप्टर से किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई? तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे की रिलेशन बताते हैं आपको। थोड़ा स्पीड में नोट करना बेटा, आज 1-2 डेरिवेशन हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, बड़ा भी है।
नोट हो गया भैया। नोट हो गया सबका भैया पीछे? आपका फॉर्मूला आया था V अपॉन I इज इक्वल कैपिटल R, और R की वैल्यू क्या थी बेटा? ML अपॉन NE² A टाउ, यही थी। V अपॉन I इज इक्वल R की वैल्यू ML NE² A टाउ। हम इसको अलग लिखेंगे फिर से, कैपिटल R इज इक्वल ML NE² A टाउ। यहाँ पे हमने आपको सबकी वैल्यू बताई थी, वेयर R क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, M क्या है बेटा? मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम कोएफिशिएंट की वैल्यू समझेंगे कि कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर लिखा हुआ है R इज इक्वल ML NE² A टाउ। अब अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर आपके पास तीन होते हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, और लास्ट में आती हैं एलॉयज, डैश लगा दीजिए। इन चारों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमें ये समझना है, और कैसे होती है ये भी समझना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। रेजिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते क्या है, इनका बेसिकली काम क्या है? जो कंडक्टर जितना अच्छा होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होंगे, मतलब रेजिस्टेंस उतना ही कम अपोज कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अल्फा आएगा कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इनका काम होता है आपकी इलेक्ट्रिक करंट को बनाना, आसानी से आपके कंडक्टर को प्रोवाइड कराना। बट रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना। यानी जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तभी आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी रुकेगी। अब नॉन कंडक्टर में या कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर में या एलॉयज में कोई एक आप पकड़ लीजिए। सपोज करिए हमने कंडक्टर को लिया। अब कंडक्टर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही इसको थर्मल एनर्जी मिलती है, ये ज़्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं। मूव करने के बाद स्ट्राइक करते हैं, बार बार एक्सेलरेटेड होते हैं। एक्सेलरेटेड होने के बाद में ये कोलिजन करके फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ दिया, बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से फायदा क्या हुआ, अब ये ड्रिफ्ट करने लगे, स्ट्राइक करने से पहले ही मुड़ जाते थे। तो यहाँ पे इनका करंट बनने लगा। अब जैसे ही करंट बनने लगा तो कोलिजन तो अभी भी हो रहा होगा, चाहे 0.1% ही हो रहा हो, चाहे 2% हो रहा हो, कुछ ना कुछ कोलिजन हो रहा होगा। नॉन कंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। कल हमने बताया था 10⁻12 से अप्रॉक्सीमेट 10⁻16 के बीच में पाए जाते हैं। किसमें, नॉन कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर की दो पॉसिबिलिटी थी। अगर आपका प्योर सेमी कंडक्टर था P, यहाँ लिख दिया इम्प्योर। अगर प्योर है तो 10⁻24 और अगर इम्प्योर है तो 10⁻36 से अप्रॉक्सीमेट 10⁻40 तक पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कोलिजन, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन भी तो बढ़ेगा। अब जितना अच्छा कोलिजन होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है। इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा डिफ्यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही अच्छा बनेगा। डिफ्यूजन यहाँ भी होता है बेसिकली। अभी मैंने डायग्राम बनाया था तो इलेक्ट्रॉन एक साइड से आएगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्ट्राइक करेगा, और प्रोटॉन दूसरी साइड जाएगा, वो निगेटिव टर्मिनल से स्ट्राइक करेगा। तो डिफ्यूजन के कारण एक्चुअल में जो करंट बनता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल में जब कोई प्रोटॉन और जब कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के स्ट्राइक करते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अपने आप को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। बात समझ में आई। तो जब वो अपने आप को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं तो नष्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ठंडियों के मौसम में होता है आपके साथ। ठंडियों के मौसम में आप क्या करते हो, आपको अगर ठंडी लगती है तो आप कहीं से मार्केट से, बाजार से जाके लकड़ी खरीद लाते हो। उस लकड़ी को फायर से जला देते हो। जैसे ही उसमें फायर लग जाती है क्या होता है, वो पूरी की पूरी लकड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली उसमें है क्या, उसमें भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कोई भी नॉन कंडक्टर आपके पास है अप्रॉक्सीमेट 10⁻12 और 10⁻16 तो है ही ना। तो ये भी तो कोलिजन ही कर रहे हैं। कोलिजन करने के बाद बेसिकली हमें दे क्या रहे हैं, एनर्जी। वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिलती है। अब कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू होती है निगेटिव, नॉन कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा, मतलब कंडक्टर से भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और एलॉयज में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 0। मतलब ये जितना कोलिजन कर रहे हैं, जितना कोलिजन कर रहे हैं उतनी एनर्जी बना रहे हैं जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ कंडक्टर में फ्लो कर सकती है, कंडक्टर के बाहर फ्लो नहीं कर सकती है। कंडक्टर का काम क्या होता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है कि पूरे सर्किट में करंट का फ्लो कराता है। सिर्फ जहां बैटरी लगी वहीं करंट का फ्लो नहीं रुकेगा। लेकिन एलॉयज क्या करती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को अपने ही भीतर रख सकती है, अपने से बाहर जाने नहीं देती है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 होती है। 0 होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेट 0 होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट सुनते जाइएगा। इसीलिए जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज का मेजरमेंट होता है, जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर लगा है, वोल्ट मीटर है, या फिर करंट मापने के लिए मीटर है, तो उसमें जो वायर लगा होता है वो बेटा कंडक्टर होता ही नहीं है। वो वायर किससे बना है, एलॉयज से बना है। अब एलॉयज में 2-3 मैं आपको एलॉयज बता देता हूं। पहली सबसे अच्छी एलॉयज है मैग्नीन। दूसरी सबसे अच्छी एलॉय होती है कॉन्स्टेंटन।
टैंटन। ये दो एलॉयज ऐसी हैं जिनका अल्फा 0 होता है, और अल्फा 0 होने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 0 होती है, पूरी तरीके से 0 नहीं होती है। तो हमें बेसिकली अब इसी कॉन्सेप्ट के लिए डेरिवेशन पढ़ना है, जो मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा समझाया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको सेमीकंडक्टर जब लास्ट चैप्टर आएगा वहां मैं आपको इसको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, पर हमें समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे काम का है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी जो मेन अगली हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। या तो ये हेडिंग लिखी होगी बेटा आपको डेरिवेशन जब करना होगा, या दूसरी हेडिंग भी लिखी होगी, ऐसे करके भी पूछ लेता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये दोनों ही हेडिंग एक ही डेरिवेशन की है। या तो हेडिंग होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, या दूसरी हेडिंग होगी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा कंडक्टर बना लीजिए जहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है 2-3 क्वांटिटीज। उसमें से सबसे पहली क्वांटिटीज, रजिस्टेंस तभी इंक्रीज होगा जब आपका इनिशियल रजिस्टेंस होगा। तो सपोज करना है आपको इस कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर हो, या आयरन हो, कॉपर हो, कोई भी हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल हो, अब इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो इनिशियल रजिस्टेंस रहा होगा, उस इनिशियल रजिस्टेंस को आपको लिखना है। हमने सपोज कर लिया इस कंडक्टर का इनिशियल रजिस्टेंस था, इनिशियल रजिस्टेंस R0 था। अब ये R0 तभी इंक्रीज होगा जब इस पर पहले से रेजिस्टेंस रहा होगा। तो R0 क्या है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको dt टेम्परेचर देते हैं, dt क्या है बेटा, इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को बाहर से टेम्परेचर दे दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर दिया, इस रेजिस्टेंस में जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है ये पहले के कंपैरिजन में कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने कहा बेटा dr इंक्रीज कर जाता है। तो बेसिकली ये dr किस पर डिपेंड करता है, ये dr दो ही क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, एक तो खुद पर यानी इनिशियल रेजिस्टेंस पर, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। इसीलिए मैंने आपको साफ साफ कल भी बताया था कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज भी होता है। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। और इसका पूरा फुल प्रूफ डेरिवेशन भी है, उसी को आप लगाने जा रहे हो। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो एटमॉस्फेयर में कैसे इंक्रीज होता है, आपके आसपास बहुत सारे वायर्स लगे हैं, उन वायर्स में जैसे ही आपकी सनलाइट आती है धीरे धीरे अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस मेटल के चारों ओर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके चारों ओर का टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो खुद मेटल का भी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके डेल्टा आर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो डी आर डिपेंड करता है बेसिकली दो क्वांटिटीज पर। डी आर क्या है, ये क्या है आपका डेल्टा आर, या डी आर लिखा हो या डेल्टा आर। डेल्टा आर है आपका फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस के बीच का गैप कि इंक्रीमेंट कितनी हुई। तो हम इसको भी यही लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब पहले इसका टेम्परेचर R0 था, जब dr की इंक्रीमेंट हो गई तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RF हो जाएगा। ये सब कुछ आपने रिप्रेजेंट किया। अब इनिशियल टेम्परेचर इसका कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर हमने मान लिया Ti, I का मतलब इनिशियल, और जैसे हमने इसको dt टेम्परेचर दिया होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके क्या हो गया बेटा, TF हो गया। क्या हो गया, TF।
TF का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, सारी क्वांटिटीज अलग अलग डिफाइन की है मैंने। RF क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। तो DR बेसिकली डिपेंड करेगा R0 पर और DR बेसिकली डिपेंड करेगा DT पर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। कंबाइंड बोथ इक्वेशंस, कंबाइंड बोथ इक्वेशंस, DR प्रोपोर्शनल R0 DT। जैसे ही आपके प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी अल्फा R0 DT, वेयर अल्फा इज इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। इसी को बेटा कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जो आपका अल्फा है। अब आपको ये जो आपका लास्ट टर्म आया है इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब आपको मेन फार्मूला मिलेगा। इंटीग्रेशन आप कहाँ से करोगे? इंटीग्रेशन के लिए आपके पास बेसिकली सारी वैल्यू प्रेजेंट है, TF, TI, R0, RF। आप इस फार्मूले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, हमने लिखा DR इज इक्वल इंटीग्रेशन अल्फा R0 DT। इंटीग्रेशन करेंगे R0 से RF तक, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे TI से TF तक। एक तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है रेजिस्टेंस का, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है टेम्परेचर का। तो हमने आपको कई बार बताया है बेटा कि यहाँ पे हम आपको इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं। हमने कहा है कि कहीं पर भी अगर D लगा हो तो D का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास DR लिखा हुआ है तो DR का बेसिकली मतलब क्या है? R की पावर 0। और इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ लिखा है r की पावर 0 और r की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा r की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। अब 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया? आ गया, r आ गया। इसी तरह जब आप dt का इंटीग्रेशन करोगे तो dt का भी मतलब क्या है? dt इज इक्वल t की पावर 0 और t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन हो गया है t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। क्या आएगा इंटीग्रेशन? कैपिटल T। अब यहाँ मैंने लिमिट नहीं लगाई है, वहाँ लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। लिमिट, अब dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका कैपिटल R। लिमिट लगी हुई है, लोअर लिमिट R0 और आपकी फाइनल लिमिट है आपकी RF। अल्फा आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। R0 क्या है? ये तो सबसे ज्यादा कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल में तो यही था। बात समझ में आई? इनिशियल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तो R0 बाहर आएगा। बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन TI TF DT, और DT का इंटीग्रेशन अगली लाइन में क्या दिखाओगे? कैपिटल T। यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने का नियम होता है अपर लिमिट माइनस का सिंबल लगाएंगे और ये अपर लिमिट किसकी जगह लिखेंगे? जो इंटीग्रेशन आया है। अपर लिमिट इसकी जगह, फिर माइनस का सिंबल, फिर लोअर लिमिट लिख दिया। ये हो जाएगा RF माइनस R0, ब्रैकेट लगा दीजिए, इज इक्वल अल्फा R0 DT का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल T। लिमिट है आपकी TI से TF तक। नीचे वाली लाइन में फिर से लिमिट अप्लाई करोगे, RF माइनस R0 इज इक्वल अल्फा R0, लिमिट अप्लाई हो गई TF माइनस TI, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इनके ब्रैकेट ओपन करके या तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो R0 को ट्रांसफर करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो इसके 2-3 टर्म हैं, तीनों से न्यूमेरिकल लगते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल लगेगा और न्यूमेरिकल इसके कंडीशनल होते हैं। अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, दोनों के बीच का गैप बहुत छोटा है तो इससे लगेगा, और अगर आपको बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस दिए हैं, इनिशियल नहीं दिया, तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ब्रैकेट ओपन किया, RF माइनस R0 अल्फा R0 और ये हो जाएगा आपका डेल्टा T। TF माइनस TI को क्या लिखोगे? डेल्टा T।
आर नॉट इस साइड आएगा, आर एफ इज इक्वल, आर नॉट पॉजिटिव हो गया, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इस आर नॉट को कॉमन लिया, आर एफ इज इक्वल आर नॉट, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये हो गया इसका दूसरा टर्म, ये था इसका पहला टर्म। इससे भी न्यूमेरिकल लगेगा, इससे भी न्यूमेरिकल लगेगा। बात समझ में आई? अब आपने क्लास 11th को बहुत थोड़ा सा भी सीरियस पढ़ा है, तो मैंने आपको 3 प्रकार की क्वांटिटीज बताई थी, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। जरा रिमेंबर करो, उसकी जरूरत भी यहाँ कभी भी पड़ेगी। और ये जो फॉर्मूला लिखा है ना आपके सामने, एग्जैक्टली वहीं से आया है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। फॉर्मूला क्या था लीनियर का? अल्फा इज इक्वल आया था डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, बीटा इज इक्वल आया था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, गामा इज इक्वल आया था डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। बेटा जरा कंपैरिजन करा के देखो ना इनका कि क्या मैच कर रहा है क्या। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं, इस वाले को, ये क्या लिखा, आर एफ माइनस आर नॉट, आर एफ माइनस आर नॉट किसके बराबर होगा? बी आर के बराबर नहीं होगा क्या? या डेल्टा आर नहीं लिख सकते हो क्या? अब इसको रिमूव करके अगर मैं डेल्टा आर लिख दूं और अल्फा को यहीं रखूं, आर नॉट डेल्टा टी को बटन भेज दूं, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता क्या? अल्फा इज इक्वल आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। इन दोनों को मैंने लिखा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। मैच करा लीजिए। क्या मैच नहीं करता क्या? मैच कर रहा है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से आया है? लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बेसिकली आपने वहां पर भी क्या किया था? आपने बेसिकली वहां पर धातुओं को गर्म ही तो किया था। जब आपने धातु गर्म की थी तो आपने समझाया था या आपने समझा था कि धातुओं में अगर धातु लंबी छड़ के फॉर्म में है, बेसिकली लेंथ के फॉर्म में है, तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दोगे उसके साइज में डेल्टा एल की इंक्रीमेंट हो जाती। तो डेल्टा एल हो गया इंक्रीमेंट और L2 हो जाएगी फाइनल। L1 की जगह पे L लिखा हुआ था, वहां हमने L लिखा हुआ है, तो L1 L2 अगर हम टर्म माने तो L1 इनिशियल लेंथ होगी, L2 फाइनल लेंथ होगी, और डेल्टा एल क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ। उसी तरह सुपरफिशियल, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कंडक्टर लिया जिसके एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो A1 हो जाएगा इनिशियल, A2 हो जाएगा फाइनल, और डेल्टा ए क्या हो जाएगा? टोटल इंक्रीमेंट ऑफ एरिया। और वॉल्यूम, मान लीजिए आपने क्यूब ले लिया, क्यूबाइड ले लिया, कोई भी मेटल से बना हो सकता है, तो हमने लिया, इसको टेम्परेचर दिया, अब इसकी चारों तरफ से इंक्रीमेंट हो गई, तो आपका V1 हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, V2 हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, और डेल्टा वी क्या हो गया? इंक्रीमेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना इंक्रीमेंट हुआ? बात समझ में आई कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहां से? ये बेसिकली 11th से ही आया है। इसीलिए मैं आपसे कहता था क्लास 11th क्लास 12th से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उससे ज्यादा जरूरी बात बता देता हूं तुम्हें। आप अगर नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो और थोड़ी सी मन में इच्छा है कि आप उसको क्रैक करना चाहते हो, तो 70% 11th का आता है, 30% केवल 12th का आता है। क्योंकि 11th के जितने कॉन्सेप्ट हैं, जब तक वो नहीं क्लियर होंगे आप ये 30% सॉल्व नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपसे IIT या नीट में कोई भी क्वेश्चन रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेट करा दिया, तो बच्चा परेशान हो जाता है और फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाता, जबकि ये फॉर्मूला यहां अपने आप लग जाएगा। दोनों का अल्फा सेम कर दो, दोनों के अल्फा सेम ही तो हैं। ये भी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है और ये भी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो इंक्रीमेंट तो दोनों का हो रहा है, दोनों सेम ही चीज है। वहां एक्सपेंशन के फॉर्म में यूज की गई है, यहाँ रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज की गई है, तो दोनों का अल्फा सेम होता है। अब अल्फा अगर सेम हो गया तो फॉर्मूला नहीं सेम हो जाएगा। मतलब इस अल्फा को रिप्लेस करके जरा कंपैरिजन कराओ डेल्टा एल वाले को, दोनों का अल्फा रिलीज कर दो, तो डेल्टा आर अपॉन यहां क्या लिखा है? आर नॉट डेल्टा टी किसके बराबर है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी के बराबर नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, इससे खतरनाक न्यूमेरिकल अगर आया,
अगर इससे भी डेंजर न्यूमेरिकल आया तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप लाइन अलग खींचे रहना कि कहाँ से क्या अलग है। ये सब मैं नीचे वाले आपको 11th के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और आपस में इंटर रिलेट करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था बेटा अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा, इनका रेशियो कितना होता था 1:2:3। कोई न्यूमेरिकल अगर अल्फा का सॉल्व हुआ है और आपसे बीटा की वैल्यू पूछ लिया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट डबल करो। थोड़ा दिमाग है तो आप सॉल्व ही करते रह जाओगे, पूरा टाइम इसी में बर्बाद करोगे। आगे भी तो क्वेश्चन होंगे जो आपके और भी ज्यादा टाइम लेंगे, इससे भी खतरनाक न्यूमेरिकल हो सकता है। तो अल्फा अगर मिल गया तुम्हें रेजिस्टेंस के फॉर्म का, तो अल्फा 1 रेशियो में होता है, बीटा किस रेशियो में होगा 2 रेशियो में, तो जस्ट डबल कर देना है। गामा किस रेशियो में होगा जस्ट ट्रिपल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत जरूरी है कि कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। बात समझ में आई। अब मान लो तुमको अल्फा की वैल्यू दिया है, नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला इंटर रिलेट करा के, और गामा की वैल्यू पूछ लिया। अब तुम परेशान हो, वैल्यू दी है अल्फा की, पूछ रहा है गामा की, तो बेटा इसको सॉल्व करो ना, जो ये आएगा उसका 3 टाइम गामा हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। मैंने आपको साफ साफ डेरिवेशन बताए थे। बीटा इज इक्वल आया था 2 अल्फा, गामा इज इक्वल आया था 3 अल्फा। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, याद है किसी को बताया था ये सब नहीं बताया था। अल्फा 1 रेशियो में, बीटा इज इक्वल 2 अल्फा, गामा इज इक्वल 3 अल्फा। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप वहां अपना टाइम बचा पाओगे। और दूसरा, नीट और आईआईटी में सिलेक्शन कोई भी बच्चा पा सकता है, कोई भी, हर आयरा गैरा नत्थु खैरा पा सकता है। केवल 2 महीने की पढ़ाई कर ले, सिर्फ 2 महीने की। वहां जरूरी सबसे ये है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप केवल 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ लो फिजिक्स के, गारंटी, और बाकी फिजिक्स का पोर्शन छोड़ के चले आओ। खाली ये 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पढ़ लो, आपका कम से कम 70 से 80 नंबर का पेपर चुटकियों में हल हो जाएगा। एक है इलेक्ट्रिक करंट, इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं, किरचॉफ लॉ, अभी जितने भी चीजें मैं आगे इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। दूसरा, क्लास 11th का ये चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये पढ़ लो, 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर है आपका बर्नौलीज थ्योरम, पूरी लिक्विड के बारे में प्रॉपर्टी आई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसको पढ़ लो। इससे कम 25 से 30 नंबर का पेपर अकेले चैप्टर से आता है। तो बाकी फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो हम केवल 5 चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि बाकी बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करोगे जिंदगी में नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। और तुम भगवान तो हो नहीं भाई, तुम भगवान थोड़ी ना हो कि सब कुछ तुमको सही हो जाएगा। तो अगर आप 5 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लो और उनकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त कर लो, तो नीट और फिजिक्स में, फिजिक्स का पोर्शन, नीट और जेई में फिजिक्स का पोर्शन आप कम से कम 110 से 120 नंबर का मात्र 45 से 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो बेटा 4 घंटा बैठा दो किसी को, 6 घंटा बैठा दो, तब भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई। जैसे बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होता है, कोई कहेगा सर जी हमको आता था, हम से छूट गया, बाई मिस्टेक छूट गया। तो भैया आता तो सबको है, लगभग 70% बच्चा ऐसा बैठा है जो पूरा पेपर सॉल्व कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट का ही तो खेल है, सारा खेल किसका है, टाइम मैनेजमेंट का। जो टाइम को मैनेज कर ले गया। कुछ बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत लेंदी लिख के आते हैं, तो बेटा अगर बहुत लेंदी लिख के आओगे तो जो लेंदी क्वेश्चन है उसको कब सॉल्व करोगे, उसके लिए टाइम कौन बचाएगा। उसके लिए कोई दूसरा पर्सन थोड़ी ना आएगा टाइम बचाने, वो तो तुम्हें बचाना पड़ेगा ना। अब जैसे इंग्लिश हिंदी का पेपर बहुत लेंदी आता है, तो कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, थोड़ी जानकारी देते गए जो बहुत जरूरी है, सारी जानकारी लिखोगे पेपर छूट जाता है। जनरली बच्चे यही कहते हैं, बोर्ड पेपर में हिंदी इंग्लिश में नंबर कम आया, सजी लिटरेचर का पोर्शन छूट गया। सेम एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट। जितने भी कंपटीशन है और खास करके जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 5 चैप्टर जो मैंने तुमको बताए, बर्नौली थ्योरम और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ये आता है ना, वो जेई में केवल 2 पोर्शन करके चला है।
और जनरली बच्चों की मैथ अच्छी होती है, जनरली। केमिस्ट्री बहुत बिरला बच्चा होगा, बहुत बिरला, जो बहुत ब्रिलियंट हो केमिस्ट्री में, वरना सारे बच्चे एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब बहुत होशियार तो नहीं होते, एवरेज। केमिस्ट्री या तो बहुत ब्रिलियंट हो रटने में, केमिस्ट्री उसी की अच्छी होती है जो बहुत ब्रिलियंट हो रटने में, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप लर्न नहीं कर सकते, या तो रट्टा मारो या तो इक्वेशन को रट लो, वहां इसी का खेल है। अब वहां अगर आप 100 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए, सिर्फ सही, गलत करना ही नहीं है, जो नहीं आ रहा उसको करो ही मत, जो आ रहा है उसी को छूना है, क्योंकि नहीं तो माइनस वाला तुमको डुबो देगा। पता लगा तुम करके आए हो 70 क्वेश्चन, 70 में तुम्हारे 40 गलत हो गए तो तुम डूब गए, अब तुम्हारा एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। अगर तुम 30 करके आए और 30 में 28 भी तुम्हारे सही हैं तो बेटा तुम लाखों करोड़ों से ऊपर पहुंच जाओगे। सारा खेल किसका है? रैंक का ही तो है। रैंक कैसे बनेगी? रैंक बनती है क्या छोड़ा जाए, तो अगर सब अटेम्प्ट करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? तो मेन कॉन्सेप्ट, अगर ये चैप्टर तुम्हारा ना क्लियर हो तो इसको घर से 11th की कॉपी उठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और तैयारी करते रहो। बीच बीच में जो चीजें ना आए उसको पूछ लिया करो, जैसे जो लोग घर में लगाते हो। बात समझ में आई? इसको नोट करो। ये वाला कॉन्सेप्ट अलग से लिख लेना। ये जो नीचे लिखा है ये फॉर्मूले, अपना क्लास 12th वाला अलग रखना।